हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। राम राम। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल राजेंद्र शर्मा में। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं तो नेचुरली उनके सॉल्यूशंस भी हैं। तो जो सीरीज़ मैंने आपके साथ चालू की थी हाउ टू स्टडी, उसमें 9 वीडियोज़ या एपिसोड्स मैं आपके सामने दे चुका हूं। तो ये 10वां जो वीडियो है वो मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें हम 5 और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को कैसे स्टडी करनी चाहिए। तो जो ये 10वां जो एपिसोड है, दैट मीन्स 10वां जो वीडियो है, उसमें पहला जो पॉइंट है दैट मीन्स 44 नंबर का जो पॉइंट है वो है क्लास में दूसरे बच्चों को भी समझाओ। नेचुरली अगर एक स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई मैथ्स का सवाल अगर उसे अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो ये कैसे पता लगेगा कि उसे अच्छी तरह से समझ में आ गया है? अगर वो किसी दूसरे बच्चे को, किसी दूसरे स्टूडेंट को जिसको ज़रूरत है और जो उससे पूछे, तो उस स्टूडेंट को वो क्वेश्चन को समझा सकता है। और अगर ना पूछे तो भी अगर किसी को ज़रूरत है तो वो उस क्वेश्चन को दूसरे स्टूडेंट को समझा सकता है, चाहे वो मैथ्स का प्रश्न हो या किसी और सब्जेक्ट का प्रश्न हो। देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई भी किसी दूसरे स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन तभी समझा पाएगा जब वो क्वेश्चन या वो प्रश्न उसके बिल्कुल क्लियर होगा, उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए, एक बात बिल्कुल सीधी सी है, अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट्स की, किसी टॉपिक की डेप्थ में नॉलेज है, और अगर आप उसे किसी छोटे बच्चे को, 5वें स्टैंडर्ड के, 6ठे स्टैंडर्ड के बच्चे को, 10-11 साल के बच्चे को वो चीज़ नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नॉलेज, आपका कंसेप्ट उसके ऊपर क्लियर नहीं है। क्योंकि पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कितनी नॉलेज है इस चीज़ से मतलब नहीं है, आप उस नॉलेज को दूसरे स्टूडेंट को या दूसरे पर्सन को कितना डिलीवर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और यही जो है आपकी एक्सप्रेशन पावर होती है। तो जो आज का 44 नंबर का पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर है तो नेचुरली वो किसी दूसरे स्टूडेंट को या अन्य स्टूडेंट्स को उसे एक्सप्लेन करे, उसे समझाए। उसके बाद में जब वो स्टूडेंट उससे क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें काउंटर क्वेश्चंस करेंगे, तो नेचुरली उन क्वेश्चंस को वो तभी आंसर दे पाएगा जब उसे वो प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर होगी। तो एक तरह से ये इवोल्यूशन भी हो गया, आपने कितना समझा है, आपको कितना आता है, ये इस बात से भी क्लियर हो गया। अगर वो स्टूडेंट को क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाता है और वो कहता है कि ओके वेल डन, बिल्कुल समझ में आ गया, तब आप मानिए कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। सेम यही हाल टीचर्स के लिए भी है। अगर टीचर्स अपनी किसी चीज़ को अपने स्टूडेंट्स को नहीं समझा पा रहा है, चाहे वो लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है, चाहे वो लैक ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है, तो दोनों ही कंडीशंस में कम से कम मेरे विचार से तो वो टीचर उतना बेटर नहीं है। क्यों? अगर कोई टीचर बेटर है तो उसकी अच्छाई का, उसकी नॉलेज का, उसके कंसेप्ट का, उसकी महारत का इस बात से पता लगता है कि वो अपने चेलों को, अपने स्टूडेंट्स को कितना इंप्रूव करा सकता है। और जो टीचर अपने चेलों को, यानी कि अपने स्टूडेंट्स को अपने जैसा बना दे, वो टीचर मैं समझता हूं कि सर्वश्रेष्ठ टीचर होना चाहिए। तो ऐसे ही कोई स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से पता है, तो नेचुरली वो दूसरे स्टूडेंट को भी समझाए। इससे वो क्वेश्चन उसे और भी क्लियर होंगे और दूसरों का भला भी होगा। अब आते हैं 45 पॉइंट के ऊपर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का काम आज, कल पर उसे मत टालिए। कम से कम स्टूडेंट्स के लिए तो ये नहीं होना चाहिए कि जो काम आज कर सकते हैं, यानी कि जो काम आपके हाथ में है, जो काम को आज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, वाई यू आर डिलेइंग फॉर टुमारो। आप उसे कल के ऊपर या अगले घंटे के ऊपर या शाम का सुबह, सुबह का शाम करते रहते हैं, तो दिस इज नॉट गुड थिंग। अगर आपको एक आदत पड़ जाती है तो नेचुरली हर काम को आप टालते रहेंगे, और टालते रहने वाला पर्सन कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता। तो जो काम आज आप कर सकते हैं, नेचुरली उस काम को आज करिए, अभी करिए। टालेंगे तो नेचुरली वो काम आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा। उसके बाद में 46 नंबर का पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेचुरली जितने भी 51 पॉइंट्स या 52 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, मेरे दिमाग से शायद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से हैं। तो 46 नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि अपनी हैंड राइटिंग को सुधारिए। देखिए, हैंड राइटिंग को सुधारने का और बनाने का एक निश्चित समय होता है, एक एज होती है। जितना जल्दी आप उसको सुधार लेते हैं, नेचुरली वो आपके लॉन्ग टर्म तक आपके काम आती है। हाँ, एक बार आपकी राइटिंग सुधर गई तो ऐसा नहीं है कि फॉर एवर, हमेशा के लिए बहुत अच्छी है।
उस राइटिंग को आप बिगाड़ देंगे, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन बिगड़ी हुई राइटिंग को सुधारना, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्क। महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि उन्हें पूरी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों का अफसोस है, लेकिन इस चीज़ का उन्हें बहुत अफसोस था कि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, और इस चीज़ के लिए हमेशा उन्हें आत्मग्लानि होती थी कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। नेचुरली देखिए, जब बच्चा शुरुआत में क्लास में जाता है, नर्सरी में, प्रेप में और छोटी क्लासेज में पढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर उसकी हैंड राइटिंग पर दिया जाता है। बच्चे भी देते हैं, पेरेंट्स भी देते हैं। आपको ध्यान है, पहले पेंसिल से लिखा जाता था, पेन का तो उपयोग बाद में होने लगा, और जब से ये पेन का उपयोग होने लगा है, पर्टिकुलरली रिफिल वाले पेन का, तब से जो राइटिंग है वो खराब होती चली गई है। पहले पेंसिल हुआ करती थी, उसके बाद में पेन जो हुआ करते थे इंक वाले हुआ करते थे, फाउंटेन पेन हुआ करते थे, उसके बाद में भी रिफिल पेन आ गए, जेल आ गए, समथिंग सो मेनी थिंग्स आर देयर। अब आजकल देखिए कि सेकंड थर्ड के स्टूडेंट के हाथ में ही पेन आता है, तो नेचुरली जो राइटिंग है वो कैसे सुधरेगी उसकी। एनीवे, अगर आपकी राइटिंग खराब है और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो कुछ परसेंट संभावना है कि आप उस राइटिंग को सुधार सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, कम से कम आपकी राइटिंग इतनी तो हो कि दूसरा पढ़ सके, बल्कि बेटर है कि आप खुद भी पढ़ सकें। कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी खुद की राइटिंग ही खुद नहीं पढ़ पाता है, तो दूसरा उस राइटिंग को कैसे पढ़ेगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि अपनी राइटिंग के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर आपकी राइटिंग खराब है तो नेचुरली उसे सुधारने का प्रयास करिए। इट इज़ नेवर टू लेट। ऐसा नहीं है कि आप 20 साल के हो गए, 15 साल के हो गए या और ज़्यादा एज हो गई तो आपकी राइटिंग सुधर नहीं सकती। कम से कम बेस्ट राइटिंग नहीं हो सकती तो दूसरों को पढ़ने के लायक तो हो सकती है ना। और एग्जाम में 100% ये ट्रू है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट टीचर के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और डेफिनेटली वो आपके मार्क्स में कहीं ना कहीं रिडक्शन करेगा। भाई, आपका मैटर बहुत अच्छा है माना, लेकिन वो मैटर तो तब अच्छा होगा ना जब उस राइटिंग को पढ़ा जाएगा। अगर वो टीचर उस राइटिंग को पढ़ा ही नहीं जाएगा, अगर पढ़ ही नहीं पाएगा, तो नेचुरली आपके मैटर की वैल्यू क्या रह गई है। बेटर तो तभी होगा ना। तो बेटर है कि आप अपनी राइटिंग पे ध्यान दीजिए और राइटिंग को सुधारने का प्रयास करिए। ऐसा भी नहीं है कि जैसे लोग बाग कहते हैं कि बूढ़े तोते क्या करेंगे, अरे बूढ़ा तोता क्या पढ़ेगा। अरे बूढ़ा तोता पढ़ेगा नहीं तो कम से कम वो बूढ़ा तोता थोड़ा सुधर तो सकता है। तो अपनी जो राइटिंग है उसको सुधारने का प्रयत्न करिए, चाहे आपकी एज कितनी भी हो। लेकिन बेटर यह है कि कोशिश करो कि शुरुआत से अपनी राइटिंग अच्छी रखें। तो ये डायग्राम, ये जो पॉइंट था 46 नंबर का था। 47 नंबर का जो आपके पॉइंट है वो है डायग्राम। देखिए, कम से कम साइंस के स्टूडेंट्स को तो डायग्राम के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बायो के स्टूडेंट्स के लिए और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई एग्जाम दें, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो सकता है, चाहे वो साइंस का हो या कोई और सब्जेक्ट का डायग्राम हो किसी चीज़ का, तो जो आप डायग्राम बनाते हैं, जो रेखा चित्र बनाते हैं, डेफिनेटली पहली बात तो ये है कि वो डायग्राम आपके पेंसिल स्केल का ही यूज़ हो। देखिए, कई स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है कि बच्चा अगर एक लाइन भी खींचेगा तो फ्री हैंड से वहाँ लाइन अलाउ नहीं होती है, वहाँ उसको स्केल लगा करके ही लाइन खींचनी पड़ती है। ये वहाँ पर रूल है। अगर आप स्केल यूज़ करके लाइन नहीं खींचेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर फाइन होगा और आपको पनिश किया जाएगा। तो बेटर है कि जब भी कोई डायग्राम बनाएं तो पहली बात तो डायग्राम को रफ हैंड से नहीं बनाएं, फ्री हैंड से नहीं बनाएं, साथ ही उसको पेन से ना बनाएं। चाहे आपको एक लाइन ही क्यों ना खींचने पड़े डायग्राम के नाम पर, तो आप उसको पेंसिल से ही बनाएं, और जितनी भी लाइन आप खींचें डेफिनेटली वो आप स्केल को यूज़ करके ही करें। और रबर का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना करिए, क्योंकि रबर जब तक आपके पास रहेगा नेचुरली आप गलतियां करते रहेंगे, और बहुत सारी गलतियां उसमें केयरलेस होती हैं। तो रबर का इस्तेमाल कम से कम करें, नहीं के बराबर करें। पेंसिल से डायग्राम बनाएं, जो भी लाइन खींचनी हो वो स्केल से खींचे, चाहे आपको एक स्ट्रेट लाइन सिंपली खींचनी पड़े, तो ये आप अपनी हैबिट में डालिए। अगर आपका डायग्राम क्लियर है, अच्छा है, और साथ एक बात और भी है, डायग्राम लेबल्ड होना चाहिए। बिना लेबल डायग्राम की कोई कीमत नहीं होती है। तो डेफिनेटली एग्जाम में मार्क्स लाने का ये भी एक अच्छा साधन है कि आपके डायग्राम अच्छे हों, पेंसिल से हों, स्केल हो, रबर का इस्तेमाल कम हो। दैट्स ऑल। उसके बाद आपका आता है पॉइंट नंबर 48। ये पॉइंट 48 को अगर आप समझ लेंगे तो आप अपने जो आलसपन है, निकम्मापन है, उससे दूर हट जाएंगे। देखिए, एक कंसेप्ट स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि जो भी वो स्कूल में कॉपियां ले जाते हैं, नोटबुक्स ले जाते हैं, उन नोटबुक्स को क्या करते हैं कि वो उन नोटबुक्स में से एक नोटबुक, रफ नोटबुक भी रखते हैं। और ये कंसेप्ट आजकल बहुत सारा हो रहा है, चाहे कोचिंग सेंटर पर हो, चाहे या स्कूल के अंदर गए हो, तो एक जो नोटबुक है वो रफ नोटबुक रखते हैं। आई थिंक रफ नोटबुक इज नॉट एनी काइंड ऑफ बुक। कोई भी नोटबुक रफ बुक नहीं होती है, कोई रफ नोटबुक नहीं होती है, रफ कॉपी नहीं होती है। देखिए, रफ
कॉपी आप बना रहे हैं तो नेचुरली आप आलसीपन को और निकम्मेपन को दावत दे रहे हैं। कारण क्या है कि जब तक आपके पास रफ कॉपी रहेगी आप केयरलेस रहेंगे। अरे आज कोई कॉपी लेकर गया, चलो अपन रफ कॉपी में लिख लेते हैं। आपको मालूम है कि आपके पास कॉपी नहीं है, आप चल दिए घर से, लेकिन आपको ये पता है कि आपके बैग में रफ कॉपी है, तो आप कहेंगे अरे कोई बात नहीं, मैं तो रफ कॉपी में लिख लूंगा। अरे ये काम मेरे को किस कॉपी में करना है, वो कॉपी में लाया ही नहीं। अरे आप लाए इसलिए नहीं कि आपके पास में रफ कॉपी है ना, तो रफ कॉपी से आपको जो है एक सांत्वना मिल रही है, एक आपको सहारा मिल रहा है। तो वो रफ कॉपी जब तक आपके पास रहेगी, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी काम कैसे भी लिखा जा सकता है, बाद में आपको पता नहीं लगेगा कौन सी चीज़ आपने कहाँ लिखी है। तो रफ कॉपी का कोई कंसेप्ट नहीं होता। जितनी भी कॉपी होती है सब फेयर कॉपी होती हैं, इसलिए रफ कॉपी को अपने बैग में से निकाल दीजिए। और अगर आप रफ कॉपी को बैग में से नहीं निकालेंगे तो समय आपको निकाल करके बाहर कर देगा। इसलिए बेटर है कि रफ कॉपी का कोई कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो ये जो 10th नंबर का एपिसोड था या वीडियो था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। क्लास में दूसरे बच्चों को समझाइए। अगर आपको समझ में आता है, आज का काम आज करें, कल पर नहीं टालें। अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें, डायग्राम पेंसिल स्केल से ही बनाएं, रबर का इस्तेमाल कम करें। और रफ कॉपी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, केवल फेयर कॉपी होती है। इसलिए रफ कॉपी को निकाल करके आप फेंक दीजिए या उसको बैग में डालिए मत। तो ये मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर किया है। अगला एक वीडियो मैं और लेकर के आपके आऊँगा जिसमें 5 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।